ताकत और शान शौकत की नुमाइश करने के लिए आसमान को छूती बादलों से भी ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का जुनून हम इंसानों में हमेशा से है। कभी इस जुनून ने चीनियों से दीवारें चीन बनवाई तो कभी शाहजहां से ताजमहल। लेकिन ताकत की इस दौर में इजिप्शियंस ने सबको पीछे छोड़ दिया था। आज से 4,500 साल पहले, जब ना तो कोई क्रेन्स थी और ना ही कोई दूसरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उस वक्त एंशिएंट इजिप्शियंस ने ये पिरामिड बनाया था जिसका वजन 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। 4,000 साल पहले सिर्फ हथौड़े और छेनी से बनी ये बिल्डिंग इतनी ऊंची थी कि अगले 3,800 सालों तक इससे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग और कोई नहीं बना पाया। ये अनोखा पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से वो आखिरी अजूबा है जो 4,000 सालों से तूफानों, बारिशों और अर्थक्वेक्स को झेलने के बाद भी अब तक सही सलामत है। इस पिरामिड का रकबा 13 एकड़ है। इसमें 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 9 फुटबॉल फील्ड समा सकते हैं। ज़रा सोचिए, 4,000 साल पहले बने इस पिरामिड की चारों साइड्स एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ कैसे सेट की गई, जबकि उस वक्त कंपस या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे डायरेक्शंस का पता लगाया जाता। इसकी हर साइड्स एग्जैक्टली 51.5 डिग्री एंगल पर कैसे सेट है। इस पिरामिड में लगाए गए कुछ पत्थर तो इतने वजनी हैं कि एक अकेले पत्थर का वजन 3 स्कूल बसेस के बराबर है। ये पत्थर इतनी नफासत से काटे गए हैं कि इनके बीच इतना फासला भी नहीं है कि एक ATM कार्ड अंदर डाला जा सके। उस दौर में बिना किसी कटर के इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे काटे गए और बिना किसी क्रेन के इतनी ऊंचाई पर कैसे रखे गए। हमें इसकी कंस्ट्रक्शन में एंगल्स नजर आते हैं, पाई, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री नजर आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत कुछ ऐसा है जो हम अब भी नहीं जानते इन पिरामिड के बारे में। इनकी यही बात इन्हें एक मास्टरपीस बनाती है, इन्हें एक मिस्ट्री बनाती है। ये पिरामिड कैसे बनाया गया था, ये पिरामिड किसने बनाया था और इसे बनाने का मकसद क्या था। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब ढूंढते ढूंढते 400 साल गुजर चुके हैं और अब शायद हमें उस सवाल का जवाब मिल चुका है जिसने कई सदियों से हमें परेशान कर रखा था कि आखिर इसे कैसे बनाया गया 4,000 साल पहले। ये कहानी है एक ऐसी पहेली की जिसे सुलझाने की कोशिश में कई इंसानों ने अपनी जिंदगियां गुजार दी। ये कहानी पिरामिड बनाने वाले उन अजीम कारीगरों की है जिनके नाम तारीख के पन्नों में कहीं खो गए हैं। ये कहानी है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की। पहली बार इन पिरामिड पर प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च की कोशिश एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन ने की थी। हेरोडोटस, जो कि एक मशहूर ग्रीक हिस्टोरियन थे, उन्होंने 5वीं सदी BCE में इन पिरामिड का जिक्र अपनी किताबों में किया। उनके बाद और भी ग्रीक स्कॉलर्स जैसे स्ट्राबो और डियोडोरस सिकुलस ने इन पिरामिड्स का जिक्र अपनी तहरीरों में किया। पिरामिड्स और उनकी मिस्ट्रीज रेनेसां के दौर से यूरोप में फैलना शुरू हुई। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स और स्कॉलर्स ने इजिप्ट का सफ़र किया और इन पिरामिड्स की खोज की। 1798 में जब नेपोलियन बोनापार्ट इजिप्ट पहुंचा तो उसके साथ साइंटिफिक एक्सपर्ट का एक ग्रुप भी आया था जिसने इजिप्ट की पुरानी सिविलाइजेशन पर डिटेल्ड स्टडीज की। पिरामिड्स 19वीं सदी के दौरान और भी ज़्यादा मशहूर हुए जब वेस्टर्न स्कॉलर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ खुदाई और रिसर्च की। सर विलियम मैथ्यू फ्लिंडर्स बैटरी ने 19वीं सदी में इन पर डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी शुरू की। इस दौरान मीडिया और पब्लिकेशंस के जरिए पिरामिड की शोहरत और भी बढ़ गई। फिर 20वीं सदी ईस्वी में फिल्म और टेलीविजन्स ने पिरामिड को ग्लोबल लेवल पर और भी ज़्यादा मशहूर कर दिया। इजिप्टोलॉजी एक प्रॉपर एकेडमिक फील्ड बन गई जिसमें स्कॉलर्स और रिसर्चर्स ने पूरी दुनिया से हिस्सा लेना शुरू किया। इन सब फैक्टर्स की वजह से पिरामिड ऑफ गीज़ा पूरी दुनिया में अपनी मिस्ट्रीज की वजह से मशहूर हो गए। इजिप्ट में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे पिरामिड्स मौजूद हैं।
لگ بھگ 118 چھوٹے بڑے پیرامڈز اب تک ڈسکور ہو چکے ہیں، لیکن ان میں سے 3 پیرامڈز زیادہ مشہور ہیں۔ پہلا سب سے مشہور خوفو کا دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا ہے، پھر اس کے بیٹے خافرے کا پیرامڈ، اور تیسرا خافرے کے بیٹے مینکورے کا پیرامڈ ہے۔ یہ پیرامڈز اصل میں ایجپشن بادشاہوں کے مقبرے ہیں۔ ایجپشنز ایسا مانتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہوتی ہے، اور اس زندگی کے لیے ان ایجپشن بادشاہوں، جنہیں فیروز کہا جاتا تھا، ان کی لاش کی ممیفیکیشن کر کے ان کا جسم اگلی زندگی کے لیے محفوظ کر لیا جاتا تھا، اور صرف جسم ہی نہیں بلکہ ان کی روزمرہ کی ضروریات کا سامان جیسے کھانے پینے کا سامان، اناج، ان کے کپڑے، سونا چاندی، زیورات، تاکہ وہ اگلے جیون میں بھی اپنی شان و شوکت برقرار رکھ سکے، اور ان کے پالتو جانوروں کی بھی ممیز بنا کر ان کے ساتھ رکھا جاتا تھا تاکہ اگلی زندگی میں بھی وہ ان کے ساتھ رہیں۔ اب اگر آپ کے ذہن میں وہ موویز والی ممی آ رہی ہے جو سفید پٹیوں میں لپٹی ہوتی ہے اور جیسے ہی اس کے قریب جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، تو آپ غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ اصلی ممیز ایسی نہیں ہوتی۔ ایجپشنز نے ممیفیکیشن کرنے کا آغاز 2600 BCE میں شروع کیا تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ کافی مہنگا اور پراپر سائنٹیفک کام تھا جسے کرنے میں چند گھنٹے نہیں بلکہ 70 دن لگتے تھے۔ سب سے پہلے تو وہ لاش کو چیر کر اندر موجود سارے آرگنز نکال دیتے سوائے دل کے، کیونکہ ایجپشنز کا ماننا تھا کہ انسان کی عقل اور سمجھ دل میں ہوتی ہے، اور دماغ کو وہ ایک عام سا اعضا سمجھتے تھے۔ آرگنز نکالنے کے بعد لاش کے اندر بوسا بھر دیا جاتا اور پھر لاش کو نیٹرن، ایک خاص قسم کے نمک میں رکھا جاتا تھا جو لاش کی ساری نمی چوس لیتا اور جسم پوری طرح خشک ہو جاتا تھا۔ اس کے لگ بھگ 40 سے 45 دنوں کے بعد لاش کو دھو کر کپڑے میں لپیٹ کر ایک سونے اور چاندی سے بنے تابوت میں رکھ دیا جاتا تھا اس کی اگلی زندگی کے لیے۔ جو لوگ ممیفیکیشن کا یہ کام کرتے تھے انہیں ٹیریچوٹس کہا جاتا تھا۔ ایجپشن فیروز مقبرے تو کافی عرصے سے بناتے آ رہے تھے، لیکن پہلے وہ چورس شکل کے مقبرے بناتے تھے، لیکن پھر ایک فیرو جس کا نام چوزے تھا، اس نے سوچا کہ وہ ایک ایسا مقبرہ بنائے گا جو آج سے پہلے کسی نے نہ بنایا ہو، ایک ایسا مقبرہ جس کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں۔ جوزے نے اپنے آرکیٹیکٹ، جسے تاریخ میں امہوتپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسے ایسے مقبرے کا ڈیزائن تیار کرنے کا حکم دیا جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہ بنایا ہو۔ امہوتپ نے فیرو جوزے کے حکم پر کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر واقعی میں ایک ایسا انوکھا ڈیزائن تیار کر دکھایا جو پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ ڈیزائن تھا پیرامڈ کا۔ دنیا کے اس پہلے پیرامڈ کو ہم سٹیپ پیرامڈ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس پیرامڈ کو بنانے کے لیے اس نے جس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا وہ تھی لائم، یعنی چونا۔ اس سے پہلے ہم مٹی کے گاڑے سے بنے اینٹوں سے بلڈنگز بناتے آئے تھے، لیکن پہلی بار امہوتپ نے چونے کا استعمال کیا، جس سے بلڈنگز اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امہوتپ ایک جینیس تھا۔ پیرامڈ بن گیا، اور پھر اس کے بعد مزید فیروز آئے اور گئے، لیکن کچھ جنریشنز کے بعد ایک اور فیرو آیا جس کا نام سنیفرو تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مقبرہ آج تک بنائے گئے تمام مقبروں سے زیادہ اونچا بنائے گا۔ بس پھر کیا تھا، سنیفرو نے انجینئرز کو کام پر لگا دیا اور مقبرے کی تعمیر شروع ہو گئی۔ لیکن جب اس مقبرے کے سٹیپس مکمل ہو گئے تو سنیفرو نے انجینئرز کو کہا کہ وہ اس مقبرے کے سٹیپس کو لائم یعنی چونے سے بھر دیں۔ انجینئرز نے ایسا ہی کیا، لیکن بیچ میں چونے کی یہ لیئر کو لیپس ہو گئی اور بکھر گئی۔ یہ پیرامڈ ادھورا رہ گیا۔ سنیفرو نے اس ناکامی سے ہار نہیں مانی اور انجینئرز کو ایک اور پیرامڈ بنانے کا حکم دے دیا۔ انجینئرز کام پر لگ گئے اور پھر سے ایک پیرامڈ کی تعمیر شروع ہو گئی، لیکن بدقسمتی سے یہ پیرامڈ بھی ویسا نہیں بن پایا جیسا سنیفرو فیرو چاہتا تھا، کیونکہ جب یہ پیرامڈ آدھا بن گیا تو سنیفرو کو احساس ہوا کہ اس کی اونچائی اتنی زیادہ ہے کہ یہ کبھی مکمل ہی نہیں ہو پائے گا، لہٰذا اسے اوپر سے بینڈ کر کے جیسا تیسا بنا دیا گیا، اور سنیفرو اس بار بھی ایک پرفیکٹ پیرامڈ بنانے میں ناکام رہا۔ لیکن 2 مرتبہ ناکام ہو جانے کے باوجود سنیفرو نے ہار نہیں مانی۔ اس نے پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھا اور تیسری بار پھر سے مقبرے کی تعمیر شروع کر دی۔ انجینئرز کام پر لگ گئے اور اس بار سنیفرو کامیاب رہا۔ دنیا کا پہلا پرفیکٹ پیرامڈ بن گیا،
जिसे आज हम रेड पिरामिड के नाम से जानते हैं। स्नेफरू की इस कामयाबी से उसके बेटे हुफू को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली और फिर जब वो फ़ैरो बन गया तो उसने फैसला किया कि वो अपने बाप के मकबरे से भी ज़्यादा ऊंचा मकबरा बनाएगा, और उसने बनाया भी। हाँ, हुफू ही वो इंसान था जिसने वो पिरामिड बनाया जिसे हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से जानते हैं। ये मास्टरपीस हुफू ने बनाया था, पर कैसे? जब भी हमारे पास किसी चीज़ को लेकर पुख्ता सबूत नहीं होते कि जो हुआ था वो एक्चुअली में कैसे हुआ था, किस तरह हुआ था, तो हम उसके साथ कंस्पिरेसी थ्योरीज जोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ इन पिरामिड्स के साथ भी है। अब चूंकि ये पिरामिड्स कई हज़ार साल पहले बनाए गए थे तो हम ये नहीं जान सकते कि एग्जैक्टली इन्हें कैसे बनाया गया था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा में जो पत्थर लगाए गए हैं उनका वज़न 2.5 से 80 टन के बीच है। अब उस दौर में कोई ट्रक या क्रेन तो दूर की बात है, पहिया तक इजाद नहीं हुआ था। तो इतने बड़े बड़े पत्थर एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ले जाए गए और फिर इतनी ऊंचाई पर कैसे रखे गए, ये सब कुछ बिल्कुल नामुमकिन लगता है। और इसीलिए हम बिल्कुल एग्जैक्टली ये कभी नहीं जान सकते कि इन्हें कैसे बनाया गया था। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए बहुत से कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ऐसा कहते नजर आते हैं कि ये पिरामिड्स तो दरअसल एलियंस ने बनाए थे, या फिर ये कि दरअसल एंशिएंट इजिप्शियंस बहुत ज़्यादा एडवांस थे और उन्होंने इन पिरामिड्स को दरअसल पावर प्लांट बनाया था। इन पिरामिड्स में बिजली बनाई जाती थी और एंशिएंट इजिप्शियंस ने तो हज़ारों साल पहले ही इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट कर लिया था। और सबूत के तौर पर वो कुछ पेंटिंग्स दिखाते हैं कि देखो, इन पेंटिंग्स में इलेक्ट्रिक बल्ब साफ नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इन नॉनसेंस कंस्पिरेसी थ्योरीज में कोई लॉजिक नहीं होती। चीज़ों को समझने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है, जो कि सिर्फ साइंटिस्ट ही कर सकते हैं, ना कि ये कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट। और साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, आर्कियोलॉजिस्ट कई सदियों से इन पिरामिड्स पर रिसर्च करते आ रहे हैं और अब लगभग हमने इस गुत्थी को सुलझा लिया है कि ये पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे। तो आइए जानते हैं। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने एक थ्योरी पेश की थी। उनका ऐसा मानना था कि इजिप्शियन pharaohs ने ये पिरामिड्स गुलामों से बनवाए थे। गरीब और कमज़ोर लोगों को गुलाम बनाकर दिन रात काम करवाया जाता था। और आपने भी यकीनन किसी न किसी फिल्म में ऐसा सीन तो ज़रूर देखा होगा जिसमें गुलामों को कोड़ों से मारकर काम करवाया जा रहा होता है। लेकिन एक रिसर्च से ये थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हो गई थी। ये पिरामिड गुलामों से नहीं बल्कि उस दौर के माहिर तरीन इंजीनियर्स और बेहतरीन मजदूरों से बनवाए गए थे, जो कि उस दौर के सबसे हाई स्किल्ड लेबर्स थे, जिन्हें दुनिया भर से इकट्ठा किया गया था इस मास्टरपीस को बनाने के लिए। अपने काम में ये लोग इंतहाई महारत रखते थे। पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन साइट के करीब ही ये लेबर्स खैमों में रहते थे। इन्हें उस दौर के आम इजिप्शियन से कई गुना ज़्यादा अच्छा खाना खिलाया जाता था। और यही नहीं बल्कि इजिप्ट के आम लोग भी काम में इनकी मदद करवा दिया करते थे। अगर किसान खेतों से काम करके फारिग हो जाते तो पिरामिड की तामीर में इन लेबर्स का हाथ बटा दिया करते। गर्ज ये कि इस अजीम प्रोजेक्ट को लेके इजिप्ट का हर शख्स बहुत ही ज़्यादा पुरजोश था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा 2580 से 2560 BCE के दरमियान में बनाया गया था। इस पिरामिड में 23 लाख पत्थर लगाए गए थे। इस पूरे पिरामिड का वजन 60 लाख टन है। जब इस पिरामिड को बनाया गया था उस वक्त इसकी ऊंचाई 482 फीट थी, लेकिन 4000 सालों तक बारिशों, तूफानों और अर्थक्वेक्स को झेलने से इसकी ऊपरी तह खत्म हो चुकी है और अब इसकी ऊंचाई 450 फीट रह गई है। 20,000 से 30,000 के करीब मजदूरों ने दिन में 10-10 घंटों तक काम किया और 20 साल के अंदर अंदर ये मास्टरपीस पिरामिड बना दिया। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर यह काम बिल्कुल नामुमकिन था। पिरामिड को बनाने के लिए इजिप्शियंस को कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और वो चैलेंजेस ये थे। सबसे पहले तो उन्हें कोई ऐसी जगह तलाश करनी थी जो 12 बुर्ज खलीफा से ज़्यादा वज़नी इस पिरामिड के वज़न को बर्दाश्त कर सके।
जब ऐसी जगह मिल गई तो अगला चैलेंज था पिरामिड की चारों साइड्स को एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ सेट करना। और ऐसा इजिप्शियंस ने कैसे किया बिना किसी कंपास के? इसके लिए रिसर्चर्स दो थ्योरीज पेश करते हैं। पहले मेथड के मुताबिक इजिप्शियंस ने पोलर स्टार्स जिनसे ज़मीन के पोल्स की डायरेक्शंस का पता चलता है, इन्हें देखकर इस पिरामिड की चारों साइड्स को एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ सेट किया। जबकि दूसरा मेथड हमें बताता है कि इजिप्शियंस ने पिरामिड की डायरेक्शन सेट करने के लिए इंडियन सर्कल मेथड का इस्तेमाल किया। और रिसर्चर्स मजीद कहते हैं कि उस दौर में एक यही तरीका था जिससे पिरामिड की चारों साइड्स एग्जैक्टली सेट की जा सकती थी। ये तरीका क्या था? आखिर कोई भी थ्योरी मुकम्मल एक्सप्लेन क्यों नहीं करती कि पिरामिड कैसे बनाया गया था? पिरामिड के अंदर ग्रेनाइट से बने चैम्बर्स कैसे बनाए गए? एंशिएंट इजिप्शियंस ने 23 लाख पत्थरों का ये पहाड़ कैसे खड़ा किया? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। FR डॉक्यूमेंट्रीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। हम बहुत जल्द मिलेंगे इसी वीडियो के अगले और लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।